प्यारे विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं सेट नंबर 4 सामाजिक विज्ञान का हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए। आपके सेट नंबर 1, 2 और 3 हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए कंप्लीट करा दिया गया है। आप सारे के सारे जितने भी विषय आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम में चाहिए सारे अवेलेबल हैं। आप उनको जा करके अपनी प्लेलिस्ट में देखिए, और जो सब्जेक्ट आपको समझ लीजिए कि नहीं मिले हैं तो समझ लीजिए कि उनको हम बना रहे हैं। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, समय लगता है हिंदी और इंग्लिश वर्जन बनाने में। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, और मैक्सिमम कमेंट करिए ताकि हमें पता चल पाए कि आपको कौन से सेट की आवश्यकता है, कौन सा सब्जेक्ट आप पहले सॉल्व करवाना चाहते हैं। तो आप जितना ज़्यादा कमेंट करेंगे, जितने ज़्यादा शेयर करेंगे, ऑटोमेटिकली दूसरा सेट जो है तैयार मिलेगा आपको। तो आयात शुल्क से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई इम्पोर्ट ड्यूटी? तो आयात शुल्क किसी देश के सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा उत्पादों या सेवाओं के आयात पर एकत्र किए गए कर को कहा जाता है। किसी उत्पाद का मूल्य आमतौर पर आयात शुल्क को अंतिम रूप देता है। import duty is a tax collected on imports and some exports by a country's customs authority. A goods value will usually डिक्टेट द इम्पोर्ट ड्यूटी। तो ठीक है, तो इस तरह से आप लिख दोगे। आप केवल आयात शुल्क के बारे में बताओगे, और मैंने केवल एक लाइन एक्स्ट्रा जो बताई है, इसमें बताया है कि उत्पाद जो है उसका मूल्य जो होता है वो आमतौर पर आयात शुल्क का अंतिम रूप होता है। तो ये हमें बस पता होना चाहिए। जनरल सा डेफिनेशन है, इसको आप जरूर लिखेंगे। तो इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, भारत में प्रथम आधुनिक वस्त्र मिल कब और कहाँ स्थापित की गई? तो भारत में प्रथम आधुनिक मिल जो है 1854 में मुंबई में स्थापित की गई थी। ठीक है, और यहाँ पे कहाँ पे स्थापित की गई थी? तो हमने बता दिया मुंबई में। और कब स्थापित की गई? 1854 में। किसके द्वारा स्थापित की गई? भारतीय व्यापारी नाना कावस भाई के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमने आंसर लिख दिया। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। भारत में धूमकेतु किए जाने वाले 4 राज्यों के नाम बताने हैं। तो एक अरुणाचल प्रदेश, दूसरा मेघालय, तीसरा मिजोरम और चौथा नागालैंड। ठीक है, 4 जो है राज्य आप बता सकते हैं। उसके बाद आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है? तो व्हाट टाइप ऑफ पार्टी सिस्टम इन इंडिया? तो भारत में बहुदलीय प्रणाली है, जहां कई राष्ट्रीय और क्षेत्रीय प्रांतीय दल हैं। एक क्षेत्रीय दल बहुमत प्राप्त कर सकता है और किसी भी विशेष राज्य पर शासन भी कर सकता है। ठीक है, तो कौन सी प्रणाली है? बहुदलीय प्रणाली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, लोकतंत्र में पारदर्शिता से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रांसपेरेंसी इन डेमोक्रेसी? तो लोकतंत्र में पारदर्शिता का अर्थ खुलापन यानी कि सूचना का आदान प्रदान से है। किसी भी लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में जवाबदेही और पारदर्शिता बुनियादी मूल्य है। सरकार हो या नौकरशाह, राजनीतिक पार्टियां हो या गैर सरकारी संगठन, सभी से आशा की जाती है कि वे लोगों के प्रति जवाबदेह और पारदर्शी होंगे। समझ में आ गया आपको लोकतंत्र में पारदर्शिता क्या होती है? अब आते हैं हम छठे नंबर क्वेश्चन पे। मुद्रा के कोई 2 कार्य लिखने हैं। तो मुद्रा के बहुत सारे कार्य हैं। मुद्रा का विनिमय का माध्यम है, मूल्य का भंडार है, खाते की कई इकाई है, और आस्थगित भुगतान का एक मानक भी है। तो यहाँ पर जो है आप इस तरह से लिख सकते हैं। फंक्शन ऑफ मनी और मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ए स्टोर ऑफ वैल्यू, ए यूनिट ऑफ अकाउंट एंड ए स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापार अवरोधक से क्या तात्पर्य है? व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेड बैरियर? तो व्यापार अवरोधक का आशय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सरकार द्वारा लगाया गया प्रतिबंध से है। यह मुख्यतः आयात पर प्रतिबंध लगाने से होता है, जैसे आयात पर कर लगाना। ठीक है ना, इंपोर्ट पे कर लगाना। तो ये व्यापार अवरोध जो है कहलाता है। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा जो 8वां क्वेश्चन है, हाथ से बने हुए वस्त्र की 2 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करना है। तो हाथ से बने हुए वस्त्र की प्रमुख 2 विशेषताएं कौन सी है? तो देखिए, हाथ से बने वस्त्र पर हम विशेष व बारीक डिजाइन दे सकते हैं जो मशीनों से संभव नहीं होता। दूसरा है, हाथ से बने वस्त्र अधिक टिकाऊ होते हैं जो जल्दी से नहीं फटते। तो ये 2 जो हैं विशेषताएं हम बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पूछा गया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमशुत्तों को नियुक्त किया था। संक्षेप में आपको इसको समझाना है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक सत्ता स्थापित होने के बाद कपड़ा व्यापार में प्रतिस्पर्धा समाप्त करने, लागतों पर अंकुश रखने, कपास व रेशम से बनी चीजों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने
के लिए कपड़ा व्यापारियों में सक्रिय व्यापारियों और दलालों को खत्म करने तथा बुनकरों पर ज़्यादा प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करने, बुनकरों पर नजर रखने वाले, माल इकट्ठा करने और कपड़ों की गुणवत्ता जांच के लिए वेतनभोगी कर्मचारी तैनात किए गए, जिनको गुमास्ता कहा जाता था। गुमास्तों बुनकरों को पेशगी देने लगे ताकि बुनकर जो है कच्चा माल खरीद सकें, यानी कि उन्होंने उसको उधार दिया। परंतु जो बुनकर पेशगी स्वीकार करते थे, उन्हें अपना निर्मित माल गुमशतों को ही बेचना पड़ता था, उसे वह किसी और व्यापारी को नहीं बेच सकते थे। तो इस तरह से जो है हमने इसका संक्षेप में समझाया कि क्या ईस्ट इंडिया कंपनी ने बुनकरों पर जो निगरानी रखने के लिए गुमस्तों को जो दिया था, नियुक्त किया था, उसके बारे में समझाया हमने। तो इस तरह से आप इसको इंग्लिश में भी समझा सकते हैं। इंग्लिश में मैंने इसका आंसर लिखा है। उसके बाद आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे, हमें खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? तो पहला जो हम आंसर लिख सकते हैं, सीमित मात्रा में खनिज है। तो खनिज संसाधन जो है भूगर्भ में सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं, अर्थात खनिजों के भंडार सीमित है। दूसरा जो है असमान वितरण, यानी कि भारत में खनिजों का वितरण असमान है। छोटा नागपुर पठार जहां खनिजों से भरे हैं, वहां मैदानी क्षेत्र खनिज विहीन है। और तीसरा है खनिजों के निर्माण लाखों साल में होते हैं, यानी कि भूवर्ग में खनिजों के बनने में लाखों साल लग जाते हैं। इसलिए हमें इसकी जो है संरक्षण की आवश्यकता है, ताकि खनिजों का उपयोग जो है अपने लिए तथा भावी पीढ़ी के लिए कर सकें। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका आंसर लिखेंगे। यहाँ पे मैंने जो है इंग्लिश में भी इसका आंसर लिखा हुआ है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11, राजनीतिक दलों के कार्यों का वर्णन करना है। तो पॉलिटिकल पार्टी के फंक्शंस बताने हैं। तो इसमें एक जनमत तैयार करना होता है। लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक दल ही जनमत तैयार करते हैं, क्योंकि साधारण जनता को देश की समस्याओं का ज्ञान नहीं होता। दूसरा, राजनीतिक दल क्या करती है, जनता को राजनीतिक शिक्षा देती है, यानी कि लोकतंत्र में राजनीतिक दल लोगों में राजनीतिक चेतना के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तीसरा हम लिख सकते हैं, जनता तथा सरकार के बीच की कड़ी का कार्य करते हैं, यानी राजनीतिक दल जनता और सरकार के बीच एक कड़ी का काम करते हैं। जिस दल की सरकार होती है वह जनता में सरकार की नीतियों का प्रचार करते हैं, प्रचार करके बताते हैं, स्पीच देते हैं। इसके अलावा जो है चुनाव लड़ना, सरकार बनाना, सरकार की आलोचना करना और राजनीतिक नेताओं की भर्ती एवं चयन करना, समाज का एकीकरण करना, सार्वजनिक निर्माण में जनता का नेतृत्व जैसे कार्य भी राजनीतिक दलों का ही कार्य माना जाता है। तो ये सारे के सारे फंक्शंस हैं, यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं इंग्लिश मीडियम के लिए भी, तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। 12 नंबर है, शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए चुनौती है। ये कैसे है, ये आपको बताना है। लैक ऑफ एजुकेशन इज ए चैलेंज फॉर डेमोक्रेसी। तो यहाँ पे शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए एक बड़ी चुनौती है। खासकर राजनीतिक शिक्षा के अभाव में नागरिक अपने लोकतांत्रिक अधिकारों से अनभिज्ञ रहता है, और नागरिकों को शिक्षित होना स्वस्थ लोकतंत्र के विकास के लिए जरूरी है। खासकर महिलाओं को शिक्षित करना और भी आवश्यक है। किसी भी देश की महिला या पुरुष अशिक्षित रहेंगे तो लोकतंत्र का विकास जो है संभव नहीं होगा, क्योंकि शिक्षित नागरिक ही लोकतंत्र में अच्छे और बुरे की पहचान कर सकते हैं। शिक्षित नागरिक ही अपने अधिकार और कर्तव्यों को जान सकते हैं और समझ सकते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए एक चुनौती है। समझ में आ गया होगा आपको। तो इसी तरह से आपका जो है यहाँ पे मैंने इंग्लिश मीडियम के लिए भी समझाया हुआ है आंसर को। अब इसके बाद आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। 13 नंबर है, ऋण की शर्तों का उल्लेख करना है। तो ऋण जो मेंशन टर्म्स ऑफ द लोन, तो मैंने आपको जो है टर्म्स इसके पहले ही बताए हैं, इस बार ही बताए हैं। तो हर जगह पे मैं आंसर्स को जितना सिंपलेस्ट हो सकता है उतना कर रहा हूँ। तो ऋण लेने वाले व्यक्ति के साथ बैंक ऋण के कई शर्तें रखता है, जो कि एक तो है समर्थक ऋणधार। तो यहाँ पे क्या होता है, कर्जदाता ऋण लेने वाले व्यक्ति से भूमि, इमारत, गाड़ी, बैंक में जमा पूंजी इत्यादि के कागजात जमा करने के लिए कहता है। इसे ही समर्थ ऋणधार कहते हैं, ताकि वो अगर ऋण ना चुका सके तो उससे वो कब्जा कर ले। आवश्यक कागजात जैसे कि आपके प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड जैसे कागजात भी जो है कर्जदार से बैंक जो है मांगता है। ब्याज दर, तो बैंक जो है हर ऋण पर समझौते पर ब्याज दर फिक्स कर देती है, और कर्ज लेने वाला व्यक्ति जो है उसी ब्याज पर दर पर जो है ऋण चुकाने की को विवश हो जाता है, या उसको वो ऋण चुकाना पड़ता है। तो ब्याज भी एक मेन शर्तों में शामिल है। और भुगतान का तरीका कैसा है, ये भी बैंक जो है अपने कर्जदार को कर्ज देने से पहले भुगतान के तरीकों से भी संबंधित शर्त रखता है, जैसे मासिक भुगतान देना है, या छमाही देना है, या तिमाही देना है, या ईयरली देना है। तो ये भी एक जो है इसमें
इसमें शर्त बताती है। तो इस तरह से हम और भी बता सकते हैं, लेकिन जितने ज़रूरत है उससे ज़्यादा लिखने की अपने को आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं ये शर्तों को। ठीक है, बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझा है, और यहाँ पर आप जो है इसको इंग्लिश में भी देख सकते हैं, इंग्लिश में भी वही चीज़ मैंने समझाई है। ठीक है, अब आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के किन्हीं दो उद्देश्यों को लिखें। यानी टू ऑब्जेक्टिव लिखना है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के। तो विश्व स्तर पर व्यापार को सुनियोजित ढंग से चलाने के लिए 1995 ईस्वी में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई। इसके स्थापना के पीछे कई उद्देश्य थे, जिसमें से हम प्रमुख दो उद्देश्यों को हम इस तरह से देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना, यानी कि विश्व व्यापार संगठन के आने से एक देश से दूसरे देश में व्यापार करना आसान हुआ है और वस्तुओं एवं सेवाओं का आदान प्रदान अब बिना बाधा के हो रहा है। दूसरा जो है इसका जो हमारा उद्देश्य है इसमें क्या है, देखिए, जीवन स्तर में वृद्धि करना। विश्व व्यापार संगठन के जरिए उत्पादित वस्तुओं के क्रय विक्रय से उत्पादक को सही मूल्य और उपभोक्ताओं का सही जो है सामान मिल रहा है, उपभोक्ताओं को सही सामान मिल रहा है, जिससे जीवन स्तर को सुधारने में मदद मिलती है। ठीक है, तो ये हमारे दो उद्देश्य जो आसानी से बता सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो जितना पूछा जाए उससे ज़्यादा नहीं बोलना है, नहीं करना है, क्योंकि आपके लिए सारे के सारे जितने सारे सेट्स हैं ना, ये एकदम हेडक बनने वाले हैं थोड़ी देर में। जब सारे सेट्स आपके सामने, पांचों सेट हिंदी, 5 सेट इंग्लिश, 5 सेट और पहले भी टर्म 1 के भी तो है, उनको कौन याद रखेगा, तो वो भी है। और आपकी बार आपका एग्ज़ाम जो है आपको पता तो है, लेकिन मैं बता देता हूँ कि आपका जो टर्म 1 का एग्ज़ाम होगा वो 1.5 घंटे का होगा, और 1.5 घंटे बाद आपको टर्म 2 वाला पेपर मिलेगा। ठीक है ना, यानी ऑब्जेक्टिव आपको 1.5 घंटे में करके OMR सीट पे भरना है, और उसके बाद में 1.5 घंटे बाद में आपको फिर सब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन पेपर मिलेगा। तो यानी कि आपको समय नहीं मिलेगा रिवाइज करने का कि हाँ यार चलो ऑब्जेक्टिव दे दिया तो मेरे को आधे घंटे का टाइम मिला, एक बार नज़र मार लूँ, पता चला ऑब्जेक्टिव करते करते इतने कन्फ्यूज हो गए कि सब्जेक्टिव भूल गए। तो ये समस्या भी आ सकती है आपके साथ, ध्यान रखना। तो इसीलिए अभी से पढ़ना, एकदम रटना शुरू कर दो बढ़िया तरीके से। ठीक है ना, सेट हमारे पास कमेंट करिए, हम सेट देंगे, हमने मना नहीं किया कि आपको सेट नहीं देंगे। हिंदी और इंग्लिश वर्जन में देंगे, पूरा कंप्लीट आसान शब्दों में देंगे, और अच्छी तरीके से वीडियो के दौरान भी समझाएंगे। लेकिन आप उनको पढ़िए, ये नहीं कि सर एक सेट हो गया तो दूसरा सेट दे दो। अरे दूसरा सेट तो देंगे, पहले पहला सेट तो तैयार कर ले भाई, उसको तो तैयार कर लो जब तक कि दूसरा सेट बन रहा है। तो आप एकदम मतलब ऐसे हो जा रहे हो जैसे कि 5 सेट ना मिले तो आपका कुछ हो। अरे पांचों सेट मिलेंगे, लेकिन आप पांचों सेट लेने से पहले अपने आप को तैयार तो करो। जो जो सेट बना दिए गए हैं, इतने सारे सेट बना दिए मैंने, 15-20 पेपर आपके बना दिए हैं, उनको पढ़िए और साथ ही साथ कमेंट करिए कि सर हमें अब ये सेट चाहिए क्योंकि हमने ये सेट तैयार कर लिया है, या फिर केवल कमेंट करिए कि सर ये सेट भी दीजिए। बस सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी के प्रभावों की व्याख्या करनी है। तो आपको ग्रेट डिप्रेशन ऑन द इंडियन इकोनॉमी। तो देखिए भारतीय महामंदी पे क्या हुआ था। 1929 की आर्थिक महामंदी के कारण पहले से ही बदतर भारतीय अर्थव्यवस्था की हालत और बुरी हो गई, और 1929 से 1934 के बीच आयात निर्यात घटकर आधे आधे रह गए थे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें गिरने से इस बीच में जो है गेहूं की कीमतें आधी हो गई, और किसान और काश्तकार को भारी हानि उठानी पड़ी, क्योंकि कम निर्यात के कारण कच्चे माल के दाम जो है गिर गए, और किसान और काश्तकार भारी कर्ज के बोझ तले दब गए, और घर में जो रखे जो गहने जेवर हैं वो भी बिक गए। उधर सरकार ने लगान वसूलने में छूट देने से साफ इनकार कर दिया, ये एक और मुसीबत आ गई उनके ऊपर। और दूसरी ओर शहरी भारतीय वर्ग इस महामंदी से अधिक प्रभावित नहीं हुआ, क्योंकि इस आर्थिक मंदी से निपटने के लिए उनके पास जो है काफ़ी पैसा था। तो इस तरह से क्या क्या प्रभाव पड़े हमने आसान शब्दों में आपको समझा दिया। तो आप इनको लिखेंगे तो आसानी से जो है अच्छे नंबर आएंगे। हर सेट में हम थोड़ा सा इम्प्रूव कर रहे हैं हर क्वेश्चन को अच्छे तरीके से बताने के लिए, ताकि आप जो भी क्वेश्चंस है ना उनको जो तरीका आपको अच्छा लगता है, जो आंसर आपको अच्छा लगता है, क्योंकि आंसर सारे में सही दे रहा हूँ, बहुत तरीके से सोच समझ करके पूरे बुक्स के तीनों बुक को मैं निचोड़ करके फिर आपको बुक दे रहा हूँ, बुक से आंसर दे रहा हूँ, और फिर जो इन बुक्स में से जो आंसर बन रहे हैं बेस्ट से बेस्ट उनको डाल रहा हूँ। एक ही क्वेश्चन को 2-3 तरीके से आंसर्स दे रहा हूँ, ताकि आपको जो अच्छा आंसर लगता है ना उसको बेस्ट तरीके से याद करें। आंसर आप कोई भी लिखें, आंसर बिल्कुल सही होगा जो हमने दिया है। उसके अलावा दूसरे चैनल्स पे क्या दिया जा रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मेरे पास शिकायत आई है, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए हैं कि दूसरे चैनल में जो है क्वेश्चन
पूछा कुछ गया है लेकिन आंसर वो कुछ बता रहे हैं। तो ये बहुत गंदी आदत है उनकी और वो लोग को नॉलेज नहीं है एक्चुअली, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। और वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की कॉपी भी कर रहे हैं, क्योंकि अधिकतर जो कमेंट्स आ रहे हैं उसमें ये भी बताया गया कि सर हमने 2-3 चैनल्स देखे, उसमें सेम आंसर्स मिल रहे हैं। तो उसका रीज़न क्या है कि एक चैनल से किसी ने कॉपी किया, फिर उसी का कॉपी दूसरे ने किया, दूसरे से तीसरे ने किया। कॉपियाँ चल रही हैं और उनको ये नहीं पता कि कॉपी कर रहे हो तो गलत कर रहे हो कि सही कर रहे हो। अरे कॉपी करने के लिए भी अकल चाहिए, कहते हैं ना नकल के लिए भी अकल चाहिए। तो देखो तो सही आंसर जो आप क्वेश्चन के देख रहे हो वो सही है गलत है, तो वो चीज़ आप ज़रूर देखें। ठीक है, तो सही चैनल को चूज़ करें। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेरे चैनल पे ही आप रहें, इसी चैनल से पढ़ें, ऐसा नहीं है। आप हज़ारों चैनल देखिए, मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है आपसे, लेकिन सही चूज़ करिए। सही चीज़ चूज़ करेंगे तो बेस्ट होगा आपके लिए और तब जाके आपको नंबर मिलेंगे। पता चला आपने गलत याद कर लिया, जाके एग्ज़ाम में पूछा है कि पूर्वोत्तर माध्यम के बारे में बताओ, आपने उत्तरोत्तर माध्यम बता दिया, यानी कि पूछा है पूरब का, बता दिया पश्चिम का, हो गया कल्याण। फिर तो आपने लिखा भी और नंबर भी नहीं मिले, तो सारी मेहनत खराब गई, दिमाग पे जोर डाल के याद किया था वो भी बेकार गया। तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका इंग्लिश मीडियम के जो सॉल्यूशंस हैं वो भी मैंने यहाँ पे जो चीज़ बताई है उसी के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे डिस्क्राइब किया है इंग्लिश वालों के लिए। तो यहाँ पर जो है इंग्लिश मीडियम वाले इस आंसर को यहाँ से नोट करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें क्या बोला गया है, एक तानाशाही शासन की तुलना में लोकतांत्रिक शासन में नागरिकों की गरिमा और आज़ादी बनी रहती है, वो कैसे है। तो देखिए तानाशाही शासन की तुलना में लोकतांत्रिक शासन में नागरिकों की गरिमा आज़ादी बनी रहती है। कैसे बनती है, यहाँ पे थोड़ा सा ये मिस प्रिंट है तो इसको हटा देना, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं। गरिमा और आज़ादी है यहाँ पे, और गरिमा और आज़ादी लिख देना है ना। हाँ, अब देखिए इससे निम्न रूप से देखा जा सकता है। पहला पॉइंट हम बता सकते हैं, लोकतंत्र सम्मान और स्वतंत्रता स्वतंत्रता की भावना को जन्म देती है। ठीक है, जबकि तानाशाही में की शासन में लोगों के सम्मान और स्वतंत्रता की भावना नहीं रहती है। लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते हैं, जबकि तानाशाही में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की कल्पना नहीं की जा सकती है। वहाँ पर चुनाव नहीं होते हैं, वहाँ पर डायरेक्ट राजा नियुक्त किया जाता है, अपने आप बन जाता है, जिसकी शक्ति है वो पावर में आ जाता है। लोकतंत्र में वैध चुनी हुई सरकार होती है, जबकि तानाशाही में ऐसा शासन व्यवस्था नहीं होता है। लोकतंत्र में सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार किया जाता है, जबकि तानाशाही में शासन में भेदभाव रखा जाता है। छोटे वर्ग को छोटा समझा जाता है, बड़े वर्ग को बड़ा समझा जाता है और उनको उस तरह से ट्रीट किया जाता है। पांचवा जो है, लोकतंत्र में महिलाओं को भी पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त हैं, जबकि तानाशाही में शासन में जो है बिल्कुल जस्ट इसका उल्टा है। उसके बाद में लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को मत देने और चुनाव लड़ने का और सत्ता में भागीदारी का अधिकार है, जबकि तानाशाही में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। लोकतंत्र में नागरिकों की स्थिति बेहतर होती है, जबकि तानाशाही शासन में व्यवस्था में नागरिकों की स्थिति जो है बेहतर नहीं बदतर होती है। और आप और लिख सकते हैं, लोकतंत्र में नीति एवं निर्णय पर खुली बहस होती है, जबकि तानाशाही में आप बहस नहीं कर सकते, सीधे ठोक दिए जाओगे फिर सोचोगे बहस क्यों की थी, तो ये गड़बड़ हो जाएगा ना। तो ये चीज़ें लोकतंत्र और तानाशाही में अंतर है। तो यहाँ पर जो है हमने इंग्लिश में भी इसको समझाया है। ये सारे के सारे अंतर आप देख सकते, पढ़ोगे तो आपको पूरा आसान लगेगा, क्योंकि मैंने आपको हिंदी में ऑलरेडी समझा दिया है। तो ये आप पॉइंट्स आप नोट करेंगे, इन पॉइंट्स को आप देखेंगे। ठीक है, तो ये आपका आंसर हुआ इंग्लिश मीडियम के लिए। आते हैं हम 17 नंबर क्वेश्चन पे। व्यापार और विदेशी नीतियों का उदारीकरण वैश्वीकरण की प्रक्रिया में किस प्रकार सहायक है, ये बताना है। तो देखिए सेट नंबर 2 में भी मैंने ये समझाया था, तो सेट नंबर 2 या 3 में भी मैंने समझाया था। व्यापार और विदेशी नीतियों द्वारा उदारीकरण ने वैश्वीकरण प्रक्रिया में निम्न प्रकार से सहायता पहुंचाई है। आयात निर्यात जो है सरल कर दिया गया है, एक देश से दूसरे देश में वस्तुओं को और सेवाओं का आवागमन जो है सरल हो गया है। रोजगार में वृद्धि हुई है, यानी कि जो है देश विदेशी निवेश में वृद्धि से रोजगार के अवसर में भी वृद्धि हुई है। नई उन्नत प्रौद्योगिकी मिली है, यानी नई उन्नत प्रौद्योगिकी के आवागमन से गुणवत्ता में सुधार हुआ है, प्रोडक्ट की जो है क्वालिटी सुधरी है। यह वैश्विक अर्थव्यवस्था के एकीकरण को सक्षम बनाता है, यानी वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मदद करता है। और इससे व्यापारियों को स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार मिलता है। इस तरह व्यापार और निवेश नीतियों का उदारीकरण बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अनेक देशों में उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहन देती हैं। जहां भी सस्ता श्रम और अन्य सुविधाएं होती हैं, वहां पर कारखाने तथा अन्य उत्पादन क्रियाएं शुरू की जा सकती है। इस प्रकार वैश्वीकरण में वृद्धि हो रही है। तो हमने जो ये बताया कि व्यापार और विदेशी नीतियों में उदारीकरण का क्या प्रभाव है या वैश्वीकरण किस प्रकार मदद कर रहा है, तो ये हमने बताया इन पॉइंटों से। तो इस तरह से आप इन पॉइंटों को लिखोगे। आपका जो ये वाला क्वेश्चन था
सेट नंबर 3 में आपका ये 13 या 12 नंबर क्वेश्चन होगा, जो कि केवल 3 नंबर का पूछा गया था। अभी आपका ये 5 नंबर का पूछा गया है, तो इसमें कम से कम 5 पॉइंट आपको लिखने होंगे, जो कि मैंने यहाँ पे 5 पॉइंट बताए। समझ में आ रहा है आपको? तो ये चीज़ फ़र्क पड़ती है। यही चीज़ मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था कि किसी भी सेट का कोई भी पार्ट का क्वेश्चन किसी भी पार्ट में पूछा जा सकता है, तो उसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। आप लोगों के में से बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो ये कमेंट कर रहे थे कि सर आंसर बहुत बड़े हैं। भैया आंसर बड़े नहीं है, आंसर तो उसका एक्चुअली वही है, लेकिन वो क्वेश्चन कितने मार्क्स का पूछा जा रहा है उसके हिसाब से आप लिखिए। हम तो आंसर आपको दे रहे हैं कि अगर वो 5 नंबर का पूछेगा तो भी आपके काम आएगा वो आंसर। अगर वो 3 नंबर का होगा तो क्या करना है आपको, उसको छोटा लिखना है, उसमें से 3 पॉइंट लिखने हैं, 4 पॉइंट लिखने हैं। लेकिन अगर 5 नंबर का पूछा जाएगा और मैंने बताया ही 3 है, तो फिर आप क्या करोगे? तो ये समस्या होती है। लेकिन फिर भी आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने क्या करा, आंसर को शॉर्ट कर दिया, यानी कि जो एक्स्ट्रा पॉइंट देते थे उनको हम कम करने लग गए, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कैसा सॉल्यूशन चाहते हैं, हम वैसा दे देंगे। फिर बाद में आपको परेशानी हो ना हो, फिर वो आपके उसके लिए जिम्मेदार हो जाओगे, है ना? तो देखिए, जब भी हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो सॉल्यूशन को बहुत सोच समझ के, उन क्वेश्चंस के को कैसे पूछा जाएगा, उस क्वेश्चन को कहाँ से कैसे उठाया जाएगा, या कितने नंबर का पूछा जाएगा, उसके हिसाब से हम आंसर्स को डिज़ाइन करते हैं। ताकि वो क्वेश्चन अगर छोटा पूछा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, छोटा पूछा है तो थोड़ा सा लिखना है। लेकिन अगर उसी क्वेश्चन को बड़ा पूछ लिया और आपने याद तो केवल 3 पॉइंट किए हैं, पूछ लिया 5 पॉइंट के लिए, यानी 5 नंबर का, तो 5 पॉइंट कहाँ से लाओगे? 3 पॉइंट तो याद किए थे, 2 पॉइंट बना ही नहीं सकते आप। आपके माइंड में वो चीज़ आएगी नहीं। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे हो जाएगी। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे 5 पॉइंट जो ऊपर मैंने समझाई थी हिंदी में, वो चीज़ें यहाँ पे 5 पॉइंटें मैंने लिखी हैं। आप इसको समझ सकते हैं। जो चीज़ मैंने हिंदी में बताई वही चीज़ यहाँ पे इंग्लिश में समझाई गई हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभावों का वर्णन आपको करना है। तो भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव है? तो देखिए, कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए जैव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रति हेक्टेयर अधिक उपज देने के लिए विभिन्न फसलों को आनुवांशिक रूप से सुधारा जा रहा है। देश के भीतर जो है कृषि उत्पादों के लिए आवंटित एकीकृत राष्ट्रीय बाजार की रचना की जा रही है, और इसके लिए अवसंरचना के सघन जाल, जैसे सड़क, यानी कि बिजली, सिंचाई, इन सभी सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। किसान और व्यापारियों को ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, ताकि वो उन्नत तकनीकों का जो है प्रयोग कर सकें। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सरकारी नियंत्रण कम हुआ है, ताकि जो है आयात और निर्यात संबंधी नीतियों में उदारता आई है, और इससे व्यापार जो है और बढ़ा है। और HYV बीजों, यानी कि स्पेशल बीजें होती हैं, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशकों का प्रयोग और कृषि का यांत्रिकरण, यानी कि इंजीनियरिंग जो होती है, से फसल में उत्पादन जो है वो बढ़ी है। और आपका जो कृषक है ना, जो कृषक जो हैं, उनको भी प्रशिक्षित किया जा रहा है, टेक्नोलॉजीज के बारे में बताया जा रहा है। तो इस तरह से जो है ग्लोबलाइजेशन जो है बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है एग्रीकल्चर पे दे रहा है। इसी को हमने यहाँ पे इंग्लिश में समझा है, ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट जो है इंडियन एग्रीकल्चर पे क्या है। तो आप यहाँ पे उसको देख सकते हैं। वही पॉइंट जो मैंने आपको हिंदी में समझाया, उसको मैंने यहाँ पे इंग्लिश में समझाया है। तो ये आपका इंग्लिश मीडियम के लिए आंसर हो गया। अब आते हैं हम आपके अंतिम क्वेश्चन की तरफ। अंतिम जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया, दिए गए मानचित्र के आधार पर 5 प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों के नाम आपको बताने हैं। तो इस मानचित्र में जो है हमें बताने हैं, तो मानचित्र को अगर हम देखते हैं तो इसमें एक जो है आपका सबसे बड़ा राज्य जो है गेहूं उत्पादन में, सबसे पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश आता है। ठीक है, उसके बाद आप फिर पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और बिहार जो है लिखेंगे। तो यहाँ पे 5 जो राज्य मेन है जो हैं, इनको शामिल किया गया। बिहार के बाद में आप राजस्थान को भी इंक्लूड कर सकते हैं। राजस्थान के कुछ हिस्से में जो गेहूं उत्पादन होता है, यहाँ पर ये छोटा सा जो हिस्सा है ये गेहूं का है। तो आप यहाँ पे कॉमा में लगा करके राजस्थान भी लिख देंगे, और यहाँ पर जो है बिहार के कॉमा लगा के राजस्थान भी लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये आपका आंसर कंप्लीट हुआ। तो मैंने जहाँ पे बताया आपको सब कुछ, तो यहाँ पे 6 राज्य बताया। 5 पूछा तो 6 लिखो, 6 पूछे तो 7 लिखो, अगर आपको आता है तो। नहीं आता है तो 5 ही लिखो, और नहीं आता है तो फिर 4 ही लिखो। क्या करोगे? जब नहीं आता है तो नहीं आता है, लेकिन आता है तो छोड़ना नहीं है। भैया एक तूने मांगा है, मैं 2 दूंगा। ठीक है, और समय का हमेशा ध्यान रखना। 1.5 घंटे का पेपर है, प्रैक्टिस करना सीखो, बार बार लिखना सीखो, क्वेश्चन को घर पे बैठ करके लिखना सीखो। पढ़ने से कुछ नहीं होगा, 1.5 घंटे में पेपर सॉल्व नहीं होगा। फिर बोलोगे ओ रामा, पहले तो ध्यान नहीं दिया था, प्रैक्टिस नहीं किया था। तो ये समस्याएं ना हो। कई बार मैंने वीडियो में बताया कि 1.5 घंटे का पेपर है, 1.5 घंटा मतलब 1.5 घंटा। उसमें क्वेश्चन पढ़ोगे, समझोगे और याद करोगे, अरे यार ये तो पढ़ा था, इसका क्या क्या पॉइंट था। लो 5 मिनट 7 मिनट तो वहां गए, जो कि 5 मिनट में आपको वो क्वेश्चन का आंसर लिखना था। तो वो चीज़ समस्या ना आए, इसलिए प्रैक्टिस करते रहिए, लिखते रहिए। जो जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं, इनको प्रैक्टिसाइज कीजिए, लिख करके बार बार लिखिए। और मैं गारंटी देता हूँ, आप 2 बार क्वेश्चन को आज लिखिए,
ठीक है, किसी क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन को याद कर लिया, जितना याद हुआ ठीक है, छोड़ दीजिए। अब ये आने वाले 1 हफ्ते बाद में फिर से इसी क्वेश्चन को, जो क्वेश्चंस हैं किसी भी सेट को लीजिए और फिर से उस क्वेश्चन के सेट को तैयार कीजिए वापस लिख करके, और देखिए फिर आप 1.5 घंटे में वो क्वेश्चन पेपर कैसे फोड़ के आते हैं, तोड़ के आते हैं। तो ये हमारी जो सलाह है ना, इसको सुना करो। हम बोलते हैं ना तो हमारा जो ये गला सूख जाता है ना बोल बोल के, तो ये हमारे को भी इच्छा नहीं होती, मैं भी बोल दूंगा यार ये देखो, ये रहा आपका मैं ऐसे बोल दूंगा, देखो 18 नंबर क्वेश्चन ये है और 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर ये है, ठीक है, आप यहाँ से देख लेना, और ये वाला जो पार्ट है ये यहाँ पे बचा हुआ पार्ट ये है, आप देख लेना। तो इसमें मैं 5 मिनट में वीडियो खत्म कर सकता हूँ, लेकिन फ़ायदा क्या होगा कि जो चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ, कई चीज़ें जो आंसर्स में समझ में नहीं आती आपको, उन चीज़ों को हम आंसर पढ़ते समय डिस्क्राइब कर देते हैं ताकि आपके दिमाग में वो सेट हो जाए। तो उन सब चीज़ों के लिए हम आपको आंसर बताते हैं, समझाते हैं। लेकिन आप लोग थोड़े से ज़्यादा बिजी हो भाई, बिजनेसमैन, टाटा बिरला अंबानी वाले ग्रुप में शामिल हो, है ना, उसके लिए समय नहीं है आपके पास, है ना, वीडियो को स्किप करना है, और बस 5 मिनट लगेगा, पूरे पूरे आंसर देख लूँगा, ये लो हो गया। लेकिन भैया ऐसे नहीं होता है, हमारा यही काम है टीचिंग का। हमने अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स को पढ़ाया है और बुरे बुरे स्टूडेंट को भी पढ़ाया है, और पूरे हिंदुस्तान को पढ़ाया है। पहली बात तो बताऊँ, ये चैनल जो है ना पूरे हिंदुस्तान का है, ये केवल जैक बोर्ड, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड किसी के लिए नहीं है, इस पूरे हिंदुस्तान का चैनल है। यहाँ पर इतनी नॉलेजेबल चीज़ें मिलेंगी ना आपको, जो कहीं नहीं मिलेगी, ढूंढते रह जाओगे। पूरे यूट्यूब चैनल को उठा लोगे ना, एक साथ इकट्ठा कर लोगे, तो भी ऐसा आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, ये बात मैं बड़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ, ये सच फैक्ट बता रहा हूँ, इसको आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है ना, जो सच है वो सच रहेगा। तो इस तरह से आपके ये आंसर्स मैंने बताए, यहाँ पे ग्राफ आपने देख लिया, आपके पास पेपर है, यहाँ पे जो है बता रखा है प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं, गौण क्षेत्र कौन से, गौण मतलब कम उत्पादक और प्रमुख मतलब ज़्यादा उत्पादक। तो यहाँ पर जो ये डार्क वाले हैं ना, ये सारे के सारे ज़्यादा उत्पादक हैं, और जो थोड़ा सा नीचे वाला है ये गौण वाले हैं। ठीक है, तो आप इसमें राजस्थान भी सबमिट कर लेना, ठीक है, राजस्थान को जरूर मेंशन करना। तो ये आपका जो है आंसर कंप्लीट हुआ। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए ज़रूर कमेंट करें, आपके कमेंट से हमें भी प्रोत्साहन मिलती है, और हमें भी अच्छा लगता है कि स्टूडेंट हमारी बातों को सुनते हैं, समझते हैं, और वो लोग हमसे डिमांड करते हैं, आप हमसे मांगिए, छीनिए कि सर आपको देना पड़ेगा, यू हैव टू। तो हमें मज़ा आता है उसमें, ठीक है। तो अच्छा लगेगा कि आप लोग कमेंट करें, दूसरों को शेयर करें, हमारी बातें सुनें, ताकि आप लोगों की तैयारी बेहतर करवा सकें। और भी वीडियोस में बहुत सारी चीज़ें मैं बताऊंगा समय अनुसार, उसके लिए आप शांति रखें, हर वीडियो को देखें, सारे सेट्स आपको सॉल्व कर दिए गए हैं, उनको देखिए। मेरा जो सोल्यूशन है वो बिल्कुल अलग तरीके से और यूनिक सोल्यूशन है। उस सोल्यूशन को देखने के बाद आपको याद भी होगा और हमेशा माइंड में सेट भी होगा, और प्रश्नों के उत्तर एकदम एक्यूरेट बताए गए हैं, यानी कि जो पूछा गया है वही बताया गया है। एक्स्ट्रा नहीं बताया गया कि पूछा गया है महाराणा प्रताप के बारे में और महाराणा प्रताप के घोड़े के बारे में आप बता रहे हो, तो वो नहीं बताया गया। कई चैनल्स ऐसा कर रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं है, नॉलेज नहीं है। एक्चुअली नॉलेजेबल पर्सन ही आपके राइट सॉल्यूशंस बना सकता है, ठीक है। हमारे पास इतना नॉलेज है, इतनी सारे हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं कि हम जो है आर्ट्स कॉमर्स साइंस, ये सोचो ना कि एक चैनल पे हर बच्चे की सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, चाहे वो 9th हो, 8th हो, 10th हो, चाहे वो कोई सा सब्जेक्ट हो। आप देखते हैं इस चैनल पे कि हर सब्जेक्ट्स को अवेलेबल कराया जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास वो फैसिलिटीज़ हैं, हमारे पास वो नॉलेजेबल पर्सन्स हैं, जिनकी वजह से ये सॉल्यूशंस आपको अवेलेबल होते हैं। लेकिन जो चैनल्स केवल सेट पे सेट डाले जा रहे हैं, एक सेट डाला, दूसरा सेट डाला, तीसरा सेट डाला, लेकिन आप उन सेट को देख रहे हो तो पता चला अरे ये आंसर तो मैच ही नहीं कर रहा है, पता नहीं कहाँ से लिख दिया है, समझ में नहीं आ रहा, और आप लोग पढ़ के याद भी कर लेते हो। इतने बेवकूफ़ मत बनो, आप लोग समझदार हो, 21वीं सदी के इंसान हो, तो कम से कम माइंड तो यूज़ करो, इतना तो कर सकते हो आप। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। और आपके एग्जाम्स के लिए जो है हमारी तरफ से अभी से शुभकामनाएं, और आने वाले समय में पूरी शुभकामनाएं जो हैं आपको हम जरूर देंगे। तब तक अपना जो है ख्याल रखें। इसके लिए आप बने रहें इस चैनल पे, और शेयर जरूर करें, लाइक करें। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।